तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बेरुबारी केस। क्यों इस केस की वजह से पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुए, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस केस को जानने से पहले दोस्तों आपको कुछ आर्टिकल को समझना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल नंबर 2, 3, 4, 100, 143 एंड 368। अगर आप एक बार ये सब आर्टिकल अच्छे से समझ गए तो इस केस को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है जतिन गुप्ता। लर्न अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 2 हमारे संविधान का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स मीन द यूनियन ऑफ इंडियन कैन एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू इंडिया विच आर अर्लियर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये इस आर्टिकल में कहा गया है कि आप किसी भी दूसरी कंट्री का एरिया अपने इंडिया में शामिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, इस आर्टिकल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपने एरिया को, इंडिया के एरिया को किसी दूसरी कंट्री को दे सकते हो। हमारी पार्लियामेंट को ये तो पावर है कि आप दूसरे के एरिया को अपने एरिया में मिला सकते हो, लेकिन ये पावर इसमें कहीं नहीं दी गई है कि आप अपने एरिया को किसी दूसरी कंट्री को दे सकते हो। वहीं आर्टिकल नंबर 3 हमारी संसद को ये पावर देती है कि आप अपने एरिया में किसी भी स्टेट को बना सकते हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकते हो और किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो। और इस आर्टिकल में भी ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप अपने एरिया को किसी दूसरी कंट्री में दे सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि आप दूसरे के एरिया को, दूसरी की कंट्री की एरिया को अपने कंट्री में शामिल कर सकते हो। और आर्टिकल नंबर 3 में जो भी बदलाव होगा वो अपने एरिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर आप बदलाव कर सकते हो। और आर्टिकल 2 एंड 3 कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अगर आप आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी बदलाव करना चाहते हो उसको आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी का प्रोसेस क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी, द बिल इज प्रपोज्ड बिफोर द मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज बिफोर इट इज प्रेजेंटेड बिफोर प्रेसिडेंट। सिंपल मेजॉरिटी कहती है कि दोस्तों अगर कोई भी बिल पास कराना है तो उसको संसद के दोनों सदनों के पास पेश करने से पहले उस बिल को प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद ही वो बिल संसद के लोकसभा में आएगा और फिर राज्यसभा में जाएगा। अब याद रखना कि संसद में किसी भी कार्यवाही को चलाने के लिए उस सदन के टोटल मेंबर का 10% होना जरूरी है। और यही है आपका आर्टिकल नंबर 100, जिसे आप गणपूर्ति कहते हो। तो मान लो लोकसभा में अगर कोई बिल आया है और टोटल मेंबर लोकसभा के 545 है, तो 545 का 10% कितना हो गया? 55। और इसी तरीके से राज्यसभा में टोटल मेंबर है 245 का 10% हो गया 25। तो अब संसद में किसी भी कार्यवाही को आगे चलाने के लिए लोकसभा में 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर्स का होना जरूरी है। अब उसके बाद बिल को पास कराने के लिए आपको 50% प्लस 1 के वोट की ज़रूरत है। मान लो कि लोकसभा में 60 मेंबर प्रेजेंट है, तो 60 मेंबर्स का 50% कितना हो गया? 30%। और सॉरी दोस्तों 30, तो 30 प्लस 1 कितना हो गया? 31 वोट्स अगर आपके बिल के सपोर्ट में पड़ जाते हैं तो आपका बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 एंड 3 कैन नॉट बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। क्योंकि हम आर्टिकल 2 और 3 में सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस करते हैं, तो आप 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंजेस नहीं कर सकते हो। आगे देखेंगे कि आर्टिकल 368 होता क्या है। आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान है। मतलब कि दोस्तों संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको अगर आप बदलना चाहते हो
तो आप उसको 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए आप उसे बदल सकते हो। अब एक तो आपने सिंपल मेजॉरिटी पढ़ी थी जो सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल को चेंज करने में आपकी मदद करती है, और वहीं कुछ प्रोविज़न है संविधान में जिसे आप 368 के तहत चेंज कर सकते हो। तो अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है। एक बार पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी हमारे संविधान में आई कहाँ से है। तो जब संविधान के निर्माणकर्ता हमारे संविधान को बना रहे थे तो आप सब जानते हो कि तो निर्माणकर्ताओं ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद अपने देश भारत का संविधान का निर्माण किया। तो वहीं उन्होंने यूके के संविधान को देखा कि अगर यूके अपने संविधान में कुछ भी चेंजेस करता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। और दूसरी तरफ उन्होंने यूएसए के संविधान को देखा। यूएसए के संविधान में चेंजेस करना आसान नहीं होता है, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ एक जगह यूके का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल था और दूसरी जगह यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था, तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने दोनों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। इसी कारण हमारे संविधान को नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल कहा जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल नंबर 368। स्पेशल मेजॉरिटी में दोस्तों आपको लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर का 2/3 बहुमत लेना ज़रूरी होता है। मान लो अभी लोकसभा में मेंबर प्रेजेंट है 100, तो 100 का 2.3 66 वोट बिल के सपोर्ट में चाहिए होंगे। अगर ये 66 वोट आपके बिल के सपोर्ट में नहीं आते हैं तो आप दूसरा प्रोसेस अपना सकते हो। दूसरा, लोकसभा में 545 मेंबर्स सारे उपस्थित होने चाहिए और उनका 50% +1 वोट बिल के सपोर्ट में होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी पूरा हो जाता है तो बिल आगे चला जाता है। अब स्पेशल मेजॉरिटी के बाद आपको आधे राज्यों से रेटिफाइड भी कराना होगा। अगर आधे स्टेट हाँ कर देते हैं तो आपका बिल पास हो जाएगा। और राज्यों में दोस्तों किस तरीके से वोटिंग होगी? सिंपल मेजॉरिटी से, जो हमने आर्टिकल 2 और 3 के लिए पढ़ा था, वही प्रोसेस राज्यों में अपनाया जाएगा। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हमारे संविधान में स्पेशल मेजॉरिटी से ही हुए हैं। इसका अच्छा खासा एक उदाहरण है जीएसटी। जीएसटी इतने सालों से क्यों नहीं आ पा रही थी? क्योंकि आधे से ज़्यादा राज्यों में आपकी सरकार होनी चाहिए ताकि वो आपके सपोर्ट में रहे, और वो काम बीजेपी ने कर दिखाया क्योंकि में आधे से ज़्यादा राज्यों में इनकी सरकार थी और सभी ने हाँ किया और बिल को पास कर दिया और जीएसटी लागू हो गई। आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेना चाहे संविधान से संबंधित तो वो ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होगी। तो दोस्तों अब समझते हैं अपना बेरूबारी केस। बेरूबारी एक जगह का नाम था दोस्तों, जो ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हो, वहाँ पर बेरूबारी लोकेटेड था। दोस्तों इतना फ़नी केस था कि आपको इतनी हंसी आएगी कि कहोगे आप कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो समझते हैं अपना बेरूबारी केस। रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन वॉज द बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान पोर्शन ऑफ द पंजाब एंड बंगाल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो रेड क्लिफ लाइन आप जानते हो, उसे बोला जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट सर रेडक्लिफ। दोस्तों मैं अगर इन्हें सर ना भी कहूँ तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये इतना पागलपन से भरा हुआ काम करके गए थे कि बस पूछो मत। तो दोस्तों बॉर्डर कमीशन बिठाया जाता है और ब्रिटेन से रेडक्लिफ को भेजा जाता है बाउंड्री निर्धारित करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो कुछ जगहों को तो रेडक्लिफ जाकर निरीक्षण करते हैं और वहाँ पे बॉर्डर निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे
रेडक्लिफ गए ही नहीं। ये टेबल पर बैठे और वहाँ पर जितने भी थाना थे उन सबको आपस में मिलाया और मैप पर आपस में मिलाया और कहा कि इधर का एरिया पाकिस्तान का और इधर का एरिया इंडिया का। ये देखो बीच में रेडक्लिफ बैठे हुए हैं और रेडक्लिफ के राइट साइड पे हमारे नेहरू साहब और लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान के जिन्ना साहब। टेबल पर मैप रखा और इन्होंने थाने से थानों को मिला दिया और बीच में जितने भी घर आए दोस्तों वो आधे आधे बट गए। मान लो अगर उसमें उस घर के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो अगर इस एक साइड होता तो वो इंडियन कहलाता और अगर वो दूसरी साइड चला जाता तो वो पाकिस्तानी कहलाता। तो ऐसे में दोस्तों दोनों देशों के बीच दिक्कत होनी ही थी और डिस्प्यूट ने जन्म लिया 1952 में। डिस्प्यूट अरोज इन 1952 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दैट एरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड दैट एरिया बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही दावा किया कि ये एरिया हमारा है और ये एरिया हमारा है। केवल बेरूबारी ही नहीं था दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एरिया थे जो इस तरीके से रेडक्लिफ थाने से थाना मिलाकर करके गए थे। तो बेरूबारी पे पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम 1952 में दावा किया कि ये एरिया हमारा है। तो इस बात को लेके पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने लगे और सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुए, क्योंकि बेरूबारी जो एरिया था वो पश्चिम बंगाल में लोकेटेड था। और ऐसे में पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं तो ये एरिया हमारा होना चाहिए। तो साल आता है 1958 और दोनों ही देश इंडिया एंड पाकिस्तान केम ऑन द टेबल। दोनों ही देश टेबल पर आते हैं और डिस्प्यूटेड एरिया को सोल्व करते हैं, जिसे आप नेहरू और नून एग्रीमेंट के नाम से जानते हो। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया है हम दोनों ही आधे आधे बांट लेंगे। नेहरू नून एग्रीमेंट दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि नेहरू उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नून फिरोज खान नून उस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब दोस्तों नेहरू जी खुश हुए। उन्होंने सोचा कि जो इतने साल से डिस्प्यूट चला आ रहा था वो आखिर में सोल्व हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी मुसीबत टली नहीं थी। पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट और तेज हो गए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट काफ़ी सारी पेटिशन डाली गई, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपने एरिया को किसी दूसरी कंट्री को दोगे, और वो भी दुश्मन कंट्री को तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। ये देखो दोस्तों इस तरीके से सभी डिस्प्यूटेड एरिया बांट लिए गए। जैसे बेरूबारी, मान लो ये बेरूबारी का एरिया है तो नॉर्थ का इंडिया में रहेगा और साउथ का आधा पाकिस्तान में चला जाएगा। तो दोस्तों प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा, कैन वी डू दिस, क्या हम ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 एंड 3 सीड एक्सचेंज, अपने एरिया को किसी दूसरे देश को सौंपना या उनसे एक्सचेंज करना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ने किस पावर का यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए, आर्टिकल 143, याद है ना जो अभी हमने पढ़ा था। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से संविधान पर सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। और आर्टिकल 2 एंड 3 क्या था, आर्टिकल 2 में था कि आप किसी दूसरे देश से एरिया ले सकते हो, और 3 में था कि अपने ही एरिया में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब स्टेट बना सकते हो, स्टेट की बाउंड्री को कम ज़्यादा कर सकते हो, स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट में बदल सकते हो। लेकिन दोनों ही आर्टिकल में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप अपने एरिया को दूसरे देश में दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह प्रेसिडेंट को देते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने एरिया को किसी दूसरी कंट्री को दे। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप संविधान में संशोधन कीजिए और 368 के तहत ऐसा कर सकते हैं। तो अब दिन आता है 28 दिसंबर 1960 का। संविधान में 9वां संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कराया जाता है और फाइनली नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत जो समझौता हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच कि जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया है हम उन सभी को आधा आधा बांट लेंगे, तो उन सभी एरियाज़ को आधा आधा बांट लिया जाता है। तो बेरूबारी का
आधा एरिया करंट में इंडिया के पास है और आधा एरिया बांग्लादेश के पास, क्योंकि जो एरिया 1971 से ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आपको पूरा केस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।